हेलो बच्चों, कल हमने आपको क्लास 10th के रसायन विज्ञान के पहले चैप्टर के क्रियाकलापों के बारे में बताया था। आज हम आपको क्लास 10th के विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार और उनके उदाहरण के बारे में बताएंगे। जो पहले प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है वो है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया जैसा कि नाम से पता लगता है कि दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलते हैं और एकल उत्पाद का निर्माण होता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलें और एकल उत्पाद का निर्माण होता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। अगर हम इस संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण का बात करें तो यहाँ पर जो हमने कल आपको क्रियाकलाप 1 बताया था, जिसमें हमने मैग्नीशियम की रिबन को वायु की उपस्थिति में जलाया था और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद रंग का चूर्ण प्राप्त हुआ था, तो वो अभिक्रिया, वो रासायनिक समीकरण हम यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। Mg प्लस O2 यहां पर हम लिखेंगे जलाने पर और बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको संतुलित करें तो ऑक्सीजन के 2 परमाणु इधर हैं, यहां हम 2 से गुणा कर देंगे, 2 मैग्नीशियम हो जाएगा, तो यहां भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा, मतलब 2Mg प्लस O2 इजिकल टू 2MgO। ये आपका संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा। जो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है वो है हमारी वियोजन अभिक्रिया। जो दूसरे प्रकार की अभिक्रिया है वो हमारी है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि एक आपका अणु, बड़ा सा अणु टूटेगा और दो या दो से अधिक छोटे छोटे अणुओं में वो परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर मैंने कल भी आपको जिक्र किया था कि जो वियोजन की अभिक्रिया है स्टूडेंट, वो 3 प्रकार की आपके सिलेबस में है। ऊष्मीय वियोजन, जिसमें आपको बड़े से अणु को तोड़ने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है। विद्युत वियोजन, जिसमें आपको वियोजन के लिए बाहर से विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ती है, अर्थात विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और तीसरे प्रकार का वियोजन है जिसको हम प्रकाशीय वियोजन भी कहते हैं, जहां पर हमने आपको क्रियाकलाप में बताया था कि हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं तो हमारा सफेद रंग का सिल्वर क्लोराइड वियोजित होकर के सिल्वर और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। हम सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का एक एक करके उदाहरण देखेंगे। पहला जो हमारा है वो है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन के अगर हम उदाहरण की बात करें तो ऊष्मीय वियोजन का पहला उदाहरण हम लिख सकते हैं कि जब हम फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 साथ ही साथ सल्फर डाई ऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर आयरन के 2 परमाणु हैं तो हम यहाँ भी इसको 2 से गुणा कर देते हैं। अगर हम इसके ऊष्मीय वियोजन के दूसरे उदाहरण के साथ जाएं तो हम लेड नाइट्रेट के 2 अणुओं को लेकर के उनको गर्म करके भी इसका उदाहरण लिख सकते हैं। आपको याद होगा, मैंने आपको क्रियाकलाप में बताया था कि जब लेड नाइट्रेट के 2 अणुओं को लेकर के गर्म करते हैं तो हमको लेड ऑक्साइड बनता है, साथ ही साथ हमको नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भूरे रंग का धुआं प्राप्त होता है और उसके अलावा ऑक्सीजन गैस बनती है। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो 2 लेड का परमाणु इधर है तो यहां भी 2 से गुणा कर देंगे। नाइट्रोजन का 4 परमाणु अभिकारक के साइड में होता है तो उत्पाद में भी हम नाइट्रोजन के परमाणु की संख्या 4 करने के लिए 4 से गुणा कर देंगे। ऑक्सीजन के परमाणु अभिकारक की तरफ 6 दूनी 12 होते हैं और उत्पाद की तरफ भी 12 होते हैं, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित है। अगर हम ऊष्मीय वियोजन के तीसरे उदाहरण की बात करें तो हमने आपको कल बताया था कि किस प्रकार हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये भी स्टूडेंट आपका ऊष्मीय वियोजन का उदाहरण है। मतलब अगर हमारे पास पूछा जाता है कि ऊष्मीय वियोजन से आप क्या समझते हैं, तो ऐसा वियोजन अभिक्रिया जिसमें हम किसी भी पदार्थ को गर्म करके उसको हम बड़े अणु से छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं तो उसको हम ऊष्मीय वियोजन कंसीडर करते हैं। और ये आपके 3 उदाहरण ऊष्मीय वियोजन में आ जाएंगे। अगर हम दूसरे प्रकार की वियोजन की बात करें जिसको हम विद्युत वियोजन कहते हैं, तो विद्युत वियोजन हमारा यहाँ पर हम
जल का विद्युत वियोजन, जो हमने कल क्रियाकलाप में आपको बताया था कि जल में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस और एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि कैथोड और एनोड पर प्राप्त होने वाली गैस का अनुपात 2:1 होता है। तो उस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण हम यहाँ पर ऊष्मीय वियोजन में लिख सकते हैं। रासायनिक समीकरण कुछ इस प्रकार होगा। जल लेंगे, जल में हम प्रवाहित कर देंगे विद्युत धारा, और विद्युत धारा प्रवाहित करने से ये टूटेगा तो बनेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन गैस जो प्राप्त होता है ये प्राप्त होता है कैथोड पर यानी कि ऋण इलेक्ट्रोड पर, और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होता है एनोड पर यानी कि धन इलेक्ट्रोड पर। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो उत्पाद में 2 ऑक्सीजन का परमाणु है, अभिकारक में 2 से हमको गुणा करना पड़ेगा। और अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हमको अभिकारक में 2 दूनी 4 हाइड्रोजन का परमाणु दिख रहा है, तो उत्पाद में भी हमको 2 से गुणा करने की आवश्यकता होगी। मतलब हमारा फाइनल रिएक्शन हो जाएगा 2H2O। जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये 2H2 + O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। विद्युत वियोजन के बाद अब हम आपको प्रकाशीय वियोजन के बारे में बताने जा रहे हैं। प्रकाशीय वियोजन जो हमारा वियोजन अभिक्रिया का तीसरा प्रकार है। प्रकाशीय वियोजन में हम सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे, जिसकी वजह से जो हमारा श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड है ये धूसर रंग के सिल्वर में परिवर्तित हो जाएगा, और साथ ही साथ क्लोरीन बनेगा Cl2। अगर हम यहाँ पर सूर्य का प्रकाश लिखते हैं और फिर इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करेंगे तो क्लोरीन का 2 परमाणु संतुलित करने के लिए हमको उत्पाद में 2 से गुणा करना पड़ेगा, जिससे सिल्वर का 2 परमाणु इधर बढ़ जाएगा, तो फिर हम उसको 2 से गुणा करके संतुलित कर लेंगे। मतलब प्रकाशीय वियोजन की अगर मैं बात करूं तो प्रकाशीय वियोजन में हमारा जो सिल्वर क्लोराइड है इसको सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये सिल्वर और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाएगा, जो कि हमारा प्रकाशीय वियोजन का उदाहरण है। जो हमारा तीसरे प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है वो है हमारी विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को अगर हमको बहुत साधारण शब्दों में समझना चाहें तो हम इसको समझ सकते हैं कि जो सक्रिय धातु है वो अपने से कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कल मैंने आपको क्रियाकलाप में बताया था कि जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील मिलाते हैं तो लोहा कॉपर से अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो हम उदाहरण की अगर बात करें तो हम उदाहरण में लिख सकते हैं Fe+ CuSO4, ये बन जाता है FeSO4 + Cu। अगर हम आपके NCERT के किताब में दिए हुए कुछ और रिएक्शंस की बात करें तो वो रिएक्शंस हैं Zn+ CuSO4। यहाँ जिंक जो है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है, तो जिंक भी कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये जिंक सल्फेट और कॉपर बन जाता है। अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें तो तीसरा उदाहरण हमारा है Pb+ CuCl2। मतलब लेड जो है वो कॉपर क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो ये बन जाता है PbCl2 और प्लस कॉपर। इन तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं को देख करके हम कह सकते हैं कि आयरन जिंक और लेड, आयरन जिंक और लेड ये तीनों धातुएं जो हैं वो कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं, क्योंकि ये तीनों धातुएं कॉपर सल्फेट और कॉपर क्लोराइड के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देती हैं। मैं आपको विस्थापन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण बताना चाहता हूं, जिसमें हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में मतलब AgNO3 के विलयन में कॉपर की छड़ मिलाते हैं। जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ मिलाते हैं तो स्टूडेंट यहाँ पर कॉपर जो होता है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है। कॉपर जो होता है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होता है, तो कॉपर सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और बन जाता है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 का होल ट्वाइस और साथ में बनता है सिल्वर। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो यहाँ पर नाइट्रेट आपको 2 दिख रहे हैं और 2 नाइट्रेट करने के लिए अभिकारक में हम 2 से गुणा करेंगे। सिल्वर यहाँ पर 2 हो जाता है और उसको संतुलित करने के लिए हमको फिर से उत्पाद के साइड में 2 से गुणा करना पड़ेगा। मतलब हमारा फाइनल रिएक्शन बनेगा Cu + 2AgNO3 बन जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस + 2Ag। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में कि क्या होता है जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ मिलाते हैं, तो आपका जवाब होगा
कि जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलेन में कॉपर की छड़ मिलाते हैं तो कॉपर जो होता है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील होने के कारण सिल्वर नाइट्रेट के विलेन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है और कॉपर नाइट्रेट बनता है, जिसकी वजह से जो विलेन होता है उसका रंग नीला हो जाता है। अगला जो हमारा यहां से एक निष्कर्ष निकलता है वो ये निष्कर्ष निकलता है कि आयरन, जिंक और लेड ये तीनों कॉपर के विलेन से कॉपर को विस्थापित कर देते हैं, अर्थात ये तीनों धातुएं कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। वहीं कॉपर जो है वो सिल्वर नाइट्रेट के विलेन से सिल्वर को विस्थापित कर देता है, जिससे ये पता चलता है कि जो कॉपर है वो सिल्वर से अधिक क्रियाशील धातु है। स्टूडेंट, हमने विस्थापन अभिक्रिया का जिक्र कर दिया और विस्थापन अभिक्रिया हमारे क्रियाकलाप से संबंधित है, जिसमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार से कॉपर सल्फेट के विलेन में जब हम लोहे की कील मिलाते हैं तो विलेन का नीला रंग मलिन हो जाता है और जो अपचयित हुआ या विस्थापित हुआ कॉपर है वो लोहे की कील के ऊपर एकत्रित हो जाता है, जिससे लोहे की कील आपकी भूरी हो जाती है। अब हमारा अगला जो रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार है वो द्विविस्थापन अभिक्रिया है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। स्टूडेंट, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम लोगों ने क्रियाकलाप में ऑलरेडी पढ़ रखा है। कल मैंने आपको एक क्रियाकलाप बताया था जिसमें हमने लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के विलेन को आपस में मिलाया था, जिसके फलस्वरूप हमको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप मिला था और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट बना था। एक अन्य क्रियाकलाप में हमने आपसे बताया था कि किस प्रकार हम बेरियम क्लोराइड विलेन में सोडियम सल्फेट का विलेन मिलाते हैं तो हमको बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में सोडियम क्लोराइड बनता है। तो स्टूडेंट, ये दोनों प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं या दोनों प्रकार के जो मैंने रासायनिक समीकरण कल आपसे जिक्र किए थे क्रियाकलाप में, वो आपके द्विविस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें अभिकारक के भीतर परस्पर आयन की अदला बदली होती है। हम रासायनिक समीकरण के माध्यम से आपको यह तथ्य समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। हमारा जो पहला उदाहरण है वह है लेड नाइट्रेट मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस। लेड नाइट्रेट में जब हम मिलाते हैं पोटेशियम आयोडाइड Ki तो ये बनाता है लेड आयोडाइड यानी कि PbI2 और साथ में बनता है पोटेशियम नाइट्रेट यानी कि KNO3। अगर हम अभिक्रिया को संतुलित करें तो 2 आयोडीन यहां दिखता है और अभिकारक में 1 आयोडीन का परमाणु होता है तो 2 से गुणा कर देते हैं। अभिकारक में हमको 2 पोटेशियम का परमाणु दिखता है, उत्पाद में 1 परमाणु दिखता है तो इसको हम 2 से गुणा कर देते हैं। अब यह रासायनिक अभिक्रिया हमारी संतुलित हो गई। स्टूडेंट, आप यहां पर देख रहे होंगे कि किस प्रकार से जो लेड है वो आयोडीन के साथ कम जुड़ रहा है और लेड आयोडाइड बना रहा है और जो पोटेशियम है वो नाइट्रेट के साथ जुड़ करके पोटेशियम नाइट्रेट का निर्माण कर रहा है। मतलब यहां आप देख रहे हैं अभिकारक के भीतर आयन की अदला बदली हो रही है, मतलब ये आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया है। दूसरे अगर हम क्रियाकलाप की बात करें तो दूसरे क्रियाकलाप में हम बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिलाते हैं और जब हम बेरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट मिलाते हैं तो हमारा उत्पाद बनता है बेरियम सल्फेट और साथ में बनता है सोडियम क्लोराइड। स्टूडेंट, आप यहां पर देख रहे हो कि किस प्रकार बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ रहा है और जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ या क्लोराइड आयन के साथ जुड़ करके सोडियम क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। अभिकारक में आपको 2 सोडियम 2 क्लोरीन दिख रहे हैं तो यहाँ उत्पाद के साइड में आपको 2 से गुणा करने की आवश्यकता है, यानी कि आपका बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। मैं आपको एक बहुत ही साधारण रिएक्शन यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, जहां पर हमारा सोडियम क्लोराइड अभिक्रिया करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ। जब हमारा सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट के साथ जुड़ जाएगा और सिल्वर क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl और साथ में बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3। इन तीनों रासायनिक अभिक्रियाओं में आप आसानी से देख सकते हैं कि अभिकारक के भीतर आयन की अदला बदली हो रही है और जिन भी रासायनिक अभिक्रियाओं में आपको अभिकारक के भीतर आयन की परस्पर अदला बदली दिखाई पड़ती है वो आपकी द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत आते हैं। हमारा जो अगला रासायनिक अभिक्रिया है वो है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया हम ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं जिसमें उत्पाद के फलस्वरूप हमको अवक्षेप यानी कि एक ठोस अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें हमको उत्पाद के रूप में एक ठोस अविलेय पदार्थ अर्थात अवक्षेप बनता हुआ दिखाई देता है, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अवक्षेपण अभिक्रियाएं
कहते हैं। स्टूडेंट, हमारे सबसे बढ़िया फायदे की बात यह है कि जितनी भी अभिक्रियाएं हमने द्विविस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा हुआ है, चाहे हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ अभिक्रिया किया हो और हमको लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप प्राप्त हुआ हो, चाहे हमने बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया हो, हमको बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ हो, और चाहे हमने सोडियम क्लोराइड को सिल्वर नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया कराया जिसमें हमको सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप प्राप्त हुआ हो, इन सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के रूप में हमको एक ठोस अविलेय पदार्थ अर्थात अवक्षेप प्राप्त होता है। मतलब ये हमारी तीनों प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं अवक्षेपण अभिक्रिया के उदाहरण के अंतर्गत आएंगी। मतलब अगर हमको अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण लिखना है तो हम इन तीनों में से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक समीकरण का यहाँ पर जिक्र उदाहरण के तौर पे कर सकते हैं। बस ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब हम अवक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण लिख रहे होंगे इन तीनों में से कोई भी, तो उनका जो बनने वाला अवक्षेप है उसका जिक्र जरूर करेंगे। जैसे पहले रिएक्शन में अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन यहाँ लिखते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा कि लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप बनता है। अगर हमको बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का यहाँ पर उदाहरण का जिक्र करना है तो हमको लिखना पड़ेगा कि बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप बनता है। और अगर हम सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को यहाँ पर उदाहरण के तौर पे लेना चाहते हैं तो हमको लिखना पड़ेगा कि सिल्वर क्लोराइड का सफेद अवक्षेप हमको प्राप्त होता है। हमारा जो अगला रासायनिक अभिक्रिया है वो रासायनिक अभिक्रिया हमारा है रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया स्टूडेंट, हम जिसको उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं, उसके बारे में हम देखने वाले हैं अगले पार्ट में। स्टूडेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक हमारा अपचयित होता है तो साथ ही साथ जो दूसरा अभिकारक होता है वो उपचयित होता है अर्थात ऑक्सीकृत होता है। अगर हम रेडॉक्स अभिक्रिया की बात करें तो रेडॉक्स अभिक्रिया में दो शब्द हैं, रेड और ऑक्स। रेड का मतलब रिडक्शन और ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, मतलब अपचयन और उपचयन। मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक अपचयित हो और दूसरा अभिकारक उपचयित हो, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया को हम अपचयन उपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में 3 उदाहरण का जिक्र किया गया है जो हम देखने वाले हैं। पहला जो उदाहरण की बात करते हैं तो उसमें आपका एक काले रंग का पदार्थ होता है जो होता है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी कि CuO। इसको जब हम इसके ऊपर प्रवाहित करते हैं हाइड्रोजन गैस तो जो हमारा CuO होता है उससे ऑक्सीजन का परमाणु अलग हो जाता है और वो Cu में बदल जाता है, और जो हमारा H2 है वो ऑक्सीजन के परमाणु को ग्रहण कर लेता है और वो H2O में बदल जाता है। CuO का Cu में यहां पर अपचयन होता है, अपचयन होता है क्योंकि इससे ऑक्सीजन का परमाणु अलग हो रहा है, और H2 का H2O में उपचयन होता है अर्थात ऑक्सीकरण होता है क्योंकि ये ऑक्सीजन का परमाणु इससे जुड़ रहा होता है। स्टूडेंट, जिस भी अभिकारक से ऑक्सीजन का परमाणु अलग होता है हम कहते हैं उसका अपचयन हो रहा है, और जिस भी अभिकारक से ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ रहा होता है हम कहते हैं उसका उपचयन यानी कि उसका ऑक्सीकरण हो रहा है। यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि उपचयन उपचयन और अपचयन को अगर मैं समझना चाहूं तो अगर किसी में ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ रहा है या किसी भी अभिकारक से हाइड्रोजन का परमाणु अलग हो रहा है तो हम कहेंगे उस अभिकारक का उपचयन हुआ है। इसका विपरीत अगर मैं कहूं कि किसी भी अभिकारक से अगर ऑक्सीजन का परमाणु अलग हो रहा है या किसी भी अभिकारक में अगर हाइड्रोजन का परमाणु जुड़ रहा है तो इसको मैं अपचयन में शामिल करूंगा। तो यहां पर आप देख रहे हैं पहले उदाहरण में कि किस प्रकार से जो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड है यानी कि CuO है उससे ऑक्सीजन का परमाणु अलग हो रहा है, तो कॉपर सेकेंड ऑक्साइड का कॉपर में हो रहा है अपचयन, और H2 में ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ रहा है और वो H2O में बदल जा रहा है, मतलब H2 का H2O में हो रहा है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। हम इसको और अन्य उदाहरणों के द्वारा और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो जो हमारा दूसरा उदाहरण है वहां पर आपसे कहा गया है कि जिंक ऑक्साइड है और जिंक ऑक्साइड को हम कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो जब हम जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये बदल जाता है जिंक में और कार्बन मोनो ऑक्साइड में। यहां पर हम आसानी से देख सकते हैं कि किस प्रकार जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हुआ है, मतलब जिंक ऑक्साइड का जिंक में हुआ है अपचयन
और वहीं पर कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में हुआ है उपचयन। आप यहां पर आसानी से देख करके समझ सकते हैं कि जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन का परमाणु अलग हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में हुआ है अपचयन। कार्बन में ऑक्सीजन का परमाणु जुड़ा है तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में हुआ है उपचयन अर्थात ऑक्सीकरण। अगर हम तीसरे उदाहरण की बात करें जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण अभिक्रिया और वो संतुलन के लिए भी पूछा जाता है, उसको समझने का प्रयास करते हैं। एक अभिकारक है मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 और वो अभिक्रिया करता है HCl के साथ अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ। उत्पाद में बनाता है मैग्नीज डाई क्लोराइड यानी कि MnCl2, साथ में बनता है Cl2 और H2O। मतलब हमारा जो अभिक्रिया है उसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जब HCl के साथ अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो MnCl2 बनता है, Cl2 बनता है और H2O बनता है। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास करें तो हम यहां पर देखते हैं उत्पादक साइड में आपको क्लोरीन के 4 परमाणु दिखाई देते हैं और वहीं अभिकारक साइड में आपको क्लोरीन के मात्र 1 परमाणु दिखाई देता है, तो इसको हम 4 से गुणा कर देते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो अभिकारक की साइड में हाइड्रोजन का 4 परमाणु हो गया, वहीं उत्पाद की साइड में हाइड्रोजन का मात्र 2 परमाणु है, तो इसको भी हम 2 से गुणा कर देते हैं। बाकी हमारी सारी रासायनिक जो अभिकारक और उत्पाद है उसमें प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, अर्थात अब ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित हो चुका है। अगर हम यहां पर बात करें कि ये किसका किसमें अपचयन हो रहा है, किसका किसमें उपचयन हो रहा है, तो जो MnO2 है यहां पर आप देख सकते हैं कि Mn से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, मतलब मैग्नीज डाइऑक्साइड का MnCl2 में हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है स्टूडेंट? अपचयन हो रहा है। वहीं पर HCl से H अलग हो रहा है और हाइड्रोजन परमाणु का अलग होना बताता है उपचयन, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड का Cl2 में हो रहा है उपचयन। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि इस रासायनिक समीकरण में MnO2 का MnCl2 में अपचयन होता है और HCl का Cl2 में उपचयन होता है, अर्थात ये रासायनिक समीकरण भी हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया यानी कि अपचयन उपचयन या उपचयन अपचयन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। स्टूडेंट, रेडॉक्स अभिक्रिया के अलावा हम इस पाठ में 2 अन्य प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं का जिक्र करते हैं जिनको हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के फलस्वरूप हमको ऊष्मा उत्सर्जित होते हुए दिखाई देती है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हमको ऊष्मा यानी कि ऊर्जा प्राप्त होता है, उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। कल मैंने आपको क्रियाकलाप में बताया था कि किस प्रकार जब हम शुष्क चूने में पानी मिलाते हैं तो वो आपका बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाता है और साथ ही साथ हमको ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है। मतलब जब शुष्क चूने की पानी के साथ होने वाली अभिक्रिया है वो आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। साथ ही साथ हमने एक रासायनिक अभिक्रिया, एक रासायनिक प्रक्रिया के बारे में सुना हुआ है जिसको हम कहते हैं श्वसन। श्वसन अभिक्रिया जिसमें हम ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करते हैं और जिसके फलस्वरूप हमको कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलता है और अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा ATP के रूप में प्राप्त होती है, अर्थात जो श्वसन अभिक्रिया है वो भी हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इन दोनों रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं उनका हम रासायनिक समीकरण यहां देखते हैं। पहला रासायनिक समीकरण जिसमें हमने शुष्क चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड में मिलाया पानी और ये आपका शुष्क चूना है जो है वो बुझे हुए चूने यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो गया और साथ ही साथ आपको ऊष्मा की प्राप्ति हुई। तो स्टूडेंट यहां आप देख रहे हैं कि आपको उत्पाद के फलस्वरूप ऊष्मा प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये रासायनिक समीकरण जो है यह आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। जो श्वसन अभिक्रिया है, श्वसन अभिक्रिया में आपका अभिकारक होता है ग्लूकोज जिसका सूत्र होता है C6H12O6। ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको दहन कराया जाता है, जलाया जाता है और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज का हम दहन करते हैं तो उत्पाद में बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ ही साथ ऊर्जा मुक्त होती है और ये ऊर्जा जो मुक्त होती है वो होती है ATP के रूप में। ATP जिसका की फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे शरीर में ऊर्जा का एक कह सकते हैं ऊर्जा का एक आपका भंडार के रूप में पाया जाता है। हमारे शरीर में होने वाली जितनी भी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें जब भी हमको ऊर्जा की आवश्यकता होती है
तो हम इसी एटीपी के रासायनिक बंधों को तोड़ करके अपनी उन जैविक प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। तो स्टूडेंट, अगर हम इस रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण को संतुलित करने जाएं तो हम देख सकते हैं अभिकारक में हमको 6 कार्बन का परमाणु दिख रहा है, तो यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। अभिकारक में हमको 12 का हाइड्रोजन का परमाणु दिख रहा है, तो यहां भी हम 6 से गुणा कर देंगे। और उत्पाद में अगर हम ऑक्सीजन के परमाणुओं को गिने तो 6 दूनी 12 और 6 18 हो जाते हैं। जबकि अभिकारक में हमारे पास 6 हाइड्रोजन के परमाणु ऑक्सीजन के परमाणु पहले से हैं, तो हमको 12 की जरूरत है, तो हम यहाँ 6 से गुणा कर देंगे। मतलब हमारा फाइनल रिएक्शन बनेगा C6H12O6 अर्थात ग्लूकोज प्लस 6O2 बन जाएगा 6CO2 प्लस 6H2O और हमको ऊर्जा मिलेगा ATP। और ATP हमसे अगर कोई पूछे कि ग्लूकोज के एक अणु का अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो हमको कितना ATP का अणु प्राप्त होता है, तो आपका जवाब होगा 38। जब हम ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण करते हैं या पूर्ण दहन करते हैं तो हमको 38 ATP प्राप्त होता है, जो कि वायवीय श्वसन में होता है। अगर हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया का बात करें तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को कहते हैं जिनके पूर्ण होने के लिए हमको ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है। मतलब जिन रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कराने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं पूर्ण होने के लिए ऊष्मा को अवशोषित करते हैं, उनको हम ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो जितने भी प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं हैं, जितने भी प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं हैं, ये सारी की सारी अभिक्रियाएं आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। स्टूडेंट, वियोजन अभिक्रिया में मैंने आपको ऊष्मीय वियोजन के बारे में बताया है, विद्युत वियोजन के बारे में बताया है, प्रकाशीय वियोजन के बारे में बताया है। तो वो सभी प्रकार की वियोजन अभिक्रियाएं आपकी ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि उन सभी अभिक्रियाओं को पूर्ण कराने के लिए आपको ऊर्जा देनी पड़ती है। चाहे वो गर्म करके हम किसी भी अभिकारक को उत्पाद में बदलें, चाहे विद्युत ऊर्जा के द्वारा बदलें, चाहे सौर ऊर्जा के द्वारा बदलें, किसी न किसी रूप में अगर अभिक्रिया को पूर्ण कराने के लिए हमको ऊर्जा देनी पड़ेगी तो वो हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आती हैं। फिर भी ऊष्माशोषी अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण अगर हमसे कोई पूछे तो हम उसको बताते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जो कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। जिस प्रकार श्वसन हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार हमारा प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। जो श्वसन होता है वो प्रकाश, आपका श्वसन जो है वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, वही प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण स्टूडेंट आपको याद करने से फायदा यह है कि आपका रसायन विज्ञान में तो काम आता ही आता है, जीव विज्ञान का भी आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए, वो आपका यहां से कवर हो जाएगा। अगर हम रासायनिक समीकरण की बात करें प्रकाश संश्लेषण की, तो यहां पर आप जानते हो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको मुख्य रूप से 4 कारकों की आवश्यकता पड़ती है। अगर ये चारों कारक एक साथ उपस्थित होते हैं तो ही प्रकाश संश्लेषण होता है, अन्यथा नहीं होता। और वो कारक हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। अगर ये चारों कारक एक साथ उपस्थित हैं तो ही प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती है, अन्यथा प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। इन 4 में से कोई भी एक कारक अगर अनुपस्थित हो तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया पूर्ण नहीं होती। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जो मुख्य उत्पाद बनता है वो बनता है ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं C6H12O6। अगर हम प्रकाश संश्लेषण के सह उत्पाद की बात करें तो बनता है ऑक्सीजन। यह क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है, तो मुख्य उत्पाद ग्लूकोज होता है। यह पूछा जाता है प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का सह उत्पाद या उप उत्पाद क्या है, तो वहां पर उत्तर होता है ऑक्सीजन। स्टूडेंट, यह भी क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंतर्गत जो ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है वो किस अभिकारक से उत्सर्जित होती है, तो आपका जवाब होगा जल। मतलब जो आपका प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन होता है वो जल के द्वारा किया जाता है। मतलब जल का होता है प्रकाशीय वियोजन या प्रकाशीय अपघटन, जिसके द्वारा जल का प्रकाशीय वियोजन होता है जिसके द्वारा ऑक्सीजन गैस उत्सर्जित होती है। और साथ ही साथ आपके उत्पाद में लिखा जाता है H2O। अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करें तो यहां पर हमको 6CO2 लेना पड़ेगा, यहां 12 H2O लेना पड़ेगा,
यहाँ 6O2 बनेगा और साथ ही साथ बनेगा 6H2O। मतलब प्रकाश संश्लेषण का हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो है 6CO2 प्लस 12H2O बन जाता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताए दे रहा हूं जिससे हम प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की रासायनिक अभिक्रिया को आपस में संबंधित कर सकते हैं। देखिए, अगर हम प्रकाश संश्लेषण का जो अभिकारक है उसको श्वसन का उत्पाद की तरह कंसीडर करें और जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया का उत्पाद है उसको हम श्वसन अभिक्रिया के अभिकारक की तरह तुलना करें, तो आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि यहां पर 6CO2 लिखा है, यहां भी 6CO2 लिखा है, यहां 6H2O लिखा है लेकिन यहां 12H2O लिखा है, यहां C6H12O6 लिखा है, यहां भी C6H12O6 लिखा है, यहां 6CO2 लिखा है, यहां भी 6O2 लिखा है। दोनों में केवल एक अंतर है कि जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया वहां पर अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ हम जल के 6 अणुओं को बढ़ा देते हैं, बाकी जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है उसको हम श्वसन अभिक्रिया के रूप में लिख सकते हैं। श्वसन अभिक्रिया के अभिकारक को हम उत्पाद बना दें और उत्पाद को अभिकारक बना दें और दोनों तरफ 6 जल के अणुओं को अगर हम जोड़ दें तो हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण बन जाता है, जो कि श्वसन के रासायनिक समीकरण का उल्टा है। अब आपको मैं एक बार फिर से जो मुख्य रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनके बारे में अगर मैं रिवीजन करा दूं या एक बार पुनरावृत्ति करा दूं तो आपका संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। स्टूडेंट, मैंने आपको आपकी एनसीईआरटी के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी प्रकार के रासायनिक समीकरणों के बारे में बता दिया है। आप कम से कम मेरे इस वीडियो को 2 बार अवश्य देखिएगा। जिन भी रासायनिक समीकरणों को मैंने यहाँ पर जिन भी तरीके से संतुलित किया हुआ है आप उन तरीकों से उनको संतुलित करिएगा। कभी भी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण को याद करने का प्रयास मत करिएगा। रासायनिक अभिक्रिया जब भी आपको लिखना हो तो आप अभिकारक का नाम याद करिए, उत्पाद का नाम याद करिए, फिर उनके रासायनिक सूत्र को याद करिए और उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने का प्रयास किया करिए। कठिनाई तब होती है जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण याद करना शुरू कर देते हैं। जब हम संतुलित रासायनिक समीकरण याद करते हैं तो हमको अंकों को याद करना पड़ता है और जब हम अंकों को याद करते हैं तो भूल जाते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप किसी रासायनिक समीकरण को लिखा करिए तो सबसे पहले आप अभिकारक का नाम याद करिए, उत्पाद का नाम याद करिए और उसके बाद आप उनको संतुलित करने का प्रयास करिए। इसीलिए मैं आपके सम्मुख सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करके दिखाता हूं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप अपने साथियों को ये जरूर शेयर करिए। उनसे कहिए कि आप जिस तरह से सीख रहे हैं वो भी इसी तरीके से सीख सकते हैं और आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस चैनल को देखिए और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप इसको उन स्टूडेंट तक पहुंचाइए जिनको वास्तविकता में इसकी आवश्यकता है और जो इससे लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।